ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये 1938 से अमेरिका में चल रही है ना, जैसे भी आपने बोला। अमेरिका में लगभग आज ये 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री। अमेरिका में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना अपना चार्टर्ड प्लेन चला रहे हैं इसी इंडस्ट्री के अंदर। इंडिया में 1996 में ये स्टार्ट हुई। अभी नेपाल में आपके 4 ईयर बैक लीगल तरीके से लॉन्च, ये सारी चीजें चली। अब ये एक लीगल इंडस्ट्री है जिसको 70-80 साल हो चुके हैं और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज अमेरिका में पिछले साल का अगर आप डाटा निकालोगे तो सबसे ज्यादा करोड़पति इस इंडस्ट्री ने पैदा किया, सबसे ज्यादा करोड़पति। उन लोगों को मौका, बहुत सारे लोग जो ट्रक ड्राइवर थे, बहुत सारे लोग जो वेटर थे, उनको भी यहाँ मौका मिला जीवन में आगे बढ़ने का, जो शायद उनके पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं था जीवन में इस तरीके का जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ सकते थे। अब दूसरा सवाल, दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं जो हम लोग बात करते हैं, कोई ऐसी इंडस्ट्री आप बताओ जिसमें सिर्फ अच्छी कंपनियां, सिर्फ अच्छे लोग। हर इंडस्ट्री में अच्छी कंपनियां होती हैं, बुरी कंपनियां भी होती हैं, अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। और दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं जहां सारे लोग फेल ना सक्सेस होते हो। हर प्रोफेशन के अंदर लोग फेल होते हैं। अभी भारत के अंदर एक डाटा बताऊं मैं, जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, जो IAS बनते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, सीडीओ, वहां पर जो प्रिपरेशन करते हैं सिविल सर्विसेज के, वो कई करोड़ों लोग तैयारी करते हैं, जिसमें जाकर के कुछ चंद हजार लोग सिलेक्ट होते हैं, तो बाकी लोग तो फेल होते हैं। और कुछ लोग उसी प्रिपरेशन में अपना पूरा लाइफ लगा देते हैं। नीट जो MBBS करते हैं, नीट की जो प्रिपरेशन होती है उसमें करोड़ों बच्चे तैयारी करते हैं, कुछ लोग तो बुढ़े हो जाते हैं तैयारी हो कर करके, बाकी लोग फेल होते हैं। तो अब इंडस्ट्री के अंदर, हर इंडस्ट्री में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। अब हमको समझना है अच्छे और बुरे का फर्क क्या है। मेरा भी सवाल यही था जो आपने बोला, आप तो इतनी विनम्रता से सुन रहे हैं मुझे, ये आपकी मैच्योरिटी है, बड़प्पन है। मुझे मेरे एक रिलेटिव हैं, 1.5 साल तक उन्होंने बताने की कोशिश करी, मैं उनका फोन नंबर तक ब्लॉक कर दिया था। मुझे लगता था ये सब बेवकूफ बनाने का धंधा है, ये सब फालतूगिरी का काम है। फिर 1.5 साल के बाद जब ऐसे ही हम लोग बैठे और मैं सुनने के लिए तैयार हुआ, फिर उन्होंने पूरा फैक्ट और डाटा खंगाला, सब दिखाया मुझे कि इतना दिन से इंडस्ट्री चल रही है। कई सारे लोगों को उन्होंने दिखाया जो बहुत सारा पैसा कमा रहे थे। भी डस्टर ईगर एक बंदा जिसकी 75 करोड़ महीने की इनकम है अमेरिका के अंदर। तो जब ये सब कुछ मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो जरूर है। फिर मेरा सवाल था कि जब इतना अच्छा ये सब कुछ है तो हमारे भारत में लोग इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस देश में इतनी बेरोजगारी है, 10-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां इतने बड़े व्यवसाय को लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? जीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो जाता है। तो उन्होंने 2 कड़ बताया। उन्होंने कहा पहला कड़, दुनिया के हर इंडस्ट्री में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। इस इंडस्ट्री में अभी कोई गाइडलाइन नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं था, तो बुरे लोग ज्यादा थे, बुरी कंपनियां ज्यादा थी और उनकी वजह से लोगों का नुकसान हुआ, लोगों को ठगा गया, जिसकी वजह से लोगों की विचारधारा निगेटिव हो गई। हमने कहा कि आपकी तरह जितने लोग आते हैं सब बोलते हैं मैं अच्छा हूं, मैं कैसे समझ लूं आप अच्छे हो? तो उन्होंने कुछ बुक्स वगैरह मुझे प्रोवाइड कराई, उसमें कुछ पैरामीटर बताया गया किसी अच्छी कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले बताया गया कंपनी का प्रोफाइल चेक करो, कंपनी की जड़ें कितनी मजबूत है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो कैसा है। शॉर्ट में मैं बात करूं तो जब मैंने इन सब चीजों पर रख करके चेक करा हेल्दी लिविंग इंडस्ट्रीज को, तो पूरी तरीके से खरी उतरी। मतलब जो कॉम्बिनेशन चाहिए था एक अच्छी कंपनी के अंदर, जितनी चीजें होनी चाहिए थी, सब मुझे मिला। अब दूसरा सवाल ये है कि दूसरी चीज उन्होंने बताई कि दुनिया का कोई भी काम जब शुरू होता है तो शुरुआत में जो आम लोग होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे सपोज करिए आज के जो छोटा कंप्यूटर है, ये कितना जरूरी है हमारे लिए। हम आप में से हर कोई, आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो रात में आखिरी टाइम पर जब मुझे सोना होता है तो सबसे आखिर में इसी का दर्शन करके सोता हूं, चेक करता हूं किसका व्हाट्सएप आया, किसका गया, कितना पीबी हुआ, कितना बिजनेस हुआ, अपना अकाउंट, सारा सब कुछ तो इसी में है। सुबह जब उठता हूं तो बीबी कहाँ है, बच्चे कहाँ है, माँ बाप कहाँ है, उनका बाद में देखा जाएगा, सबसे पहले ये देखते हैं। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इतनी जरूरी चीज भी एक वक्त पहले भारत में जब इसकी बात सबसे पहले राजीव गांधी जी ने करी थी तो पूरा भारत उनका विरोध कर रहा था। वो कह रहे थे कि ये पागल हो गया है, ये यहाँ चलने वाला नहीं है, ये कंप्यूटर नहीं चलेगा, पूरा भारत बेरोजगार हो। तो आम लोग जो होते हैं उनके पास विजन नहीं होता, उनको भविष्य देखने की ताकत नहीं होती।
क्षमता नहीं होती। कुछ विजनरी लोग जो होते हैं, जो एक्चुअल लीडर होते हैं, किसी भी फील्ड को लीड करते हैं, उनको भविष्य पता होता है। मजे की बात, जब पूरी दुनिया इसको नकार रही थी तब भी बिल गेट्स जैसे लोगों ने इसकी पावर समझा, दुनिया से लड़े, इसीलिए आज वो इस फील्ड के राजा हैं। तो तीसरी चीज, ये सब कुछ मैंने समझा, फिर मैंने स्टार्ट करा। अब आपने बोला कि सामान महंगे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं महंगे नहीं, महंगे हैं, लेकिन कोई भी अच्छी चीज अगर हम लेंगे तो महंगा मिलेगा। अभी यहां बैठ करके चाय हमने पिया अच्छे माहौल में, मुझे लगता है 40-50 रुपए की चाय होगी ये, एक ठेले पे 10 रुपए की भी चाय मिलती है, दोनों चाय तो और स्टैंडर्ड 250-300 रुपए की मिलेगी। तो अभी सिद्धार्थ में हम जाएंगे तो 250-300 रुपए पे करना पड़ेगा। अब सवाल मेरा ये है कि हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए अच्छी चीजें चाहते हैं या सस्ती चीजें चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। अब किसी भी चीज की रेट को जब चेक करते हैं हमको भी ये सवाल, क्योंकि मैं भी मध्यम वर्गीय से हूं, मेरे पिताजी 65 साल तक साइकिल से चलते थे, किसान थे, तो मेरा भी लिविंग स्टैंडर्ड वही था, सस्ते साबुन से नहाते थे, सस्ती चीजें, तो मुझे भी ये प्रोडक्ट्स महंगे लगे। लेकिन अब किसी भी चीज की सही तुलना करनी है तो अब जैसे मान लीजिए अभी ये आपके पास फोन है, निकाल डिस्प्ले बंद करो, चलो ये 4 फोन रखा हुआ है। अब अगर आम आदमी को दिखाया जाए तो चारों एक तरीके से दिख रहे हैं, सही है कि गलत है? लेकिन चारों का रेट अलग अलग होगा। क्यों? चारों के क्वालिटी अलग है, फीचर्स अलग है, इसीलिए रेट अलग है इनका, है ना? तो वैसे ही किसी भी चीज को समझने के लिए उसका क्वालिटी, क्वांटिटी और रेट, तब तुलना। हम लोग क्या करते हैं, हम ऊपर से देखते हैं। जैसे एक आदमी है, अब कपड़ा ऐसे छुएगा और बोलेगा यार अच्छा है और बुरा है ये। अभी जापान जहां की टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी मानी जाती है, वो भारतीयों, वो सोचती है कि भारतीय जो है इनके हाथ में कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसको छू करके उंगली से बता देते हैं कपड़ा अच्छा है या बुरा है। हम तो करोड़ रुपए की मशीन क्वालिटी कंट्रोल के लिए रखते हैं और इनके हाथ में कौन सा टेक्निक है, ये छू के बताते हैं अच्छा और बुरा है। तो वैसे आदमी साबुन देखता और कहता है यार ये साबुनिया तो मन के मिले थे 20 रुपए की, साबुनिया 200 रुपए का है। अब वो 200 रुपए का क्यों है? वो 200 रुपए जो खरीदते हैं वो मूर्ख नहीं है, वो हमसे ज्यादा काबिल है, हमसे ज्यादा समझ उनको दुनिया की है, इसीलिए वो 200 रुपए का खरीद पाते हैं। और पैसा हमसे ज्यादा उनके लिए प्यारा है, क्योंकि उनको पैसे की ताकत पता है कि पैसा जैसे एक बीज होता किसी चीज का, वैसे पैसे के भी बीज होते हैं। तो वो पैसा जो हम ज्यादा यहाँ खर्च कर रहे हैं, सही जगह लगाएंगे तो पैसा कितना गुना मल्टीप्लाई होगा। तो एक्चुअली उनको समझना है ये चीज सर। अभी हमारे जैसे मैं नॉर्मली साबुन सब होते हैं, आम आदमी सस्ते के चक्कर में पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूं अभी आपसे, तो साबुन की क्वालिटी कैसे जानते हैं आप? कैसे पता चलेगा साबुन अच्छा है या बुरा है, या इसकी क्वालिटी क्या है? आप बताइए। नहीं वो तो ऐसे है ना, अब ये नहीं, मैं कम समय थोड़ा है, मैं दोबारा मिलूंगा, आप हमारे बड़े भाई हैं, हम लोग बहुत अच्छे से बैठेंगे। अभी सीधा हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि आप कैसे क्वालिटी पता करेंगे, साबुन अच्छा है या बुरा है, या इसकी क्वालिटी कैसी है? क्या तरीका आपके पास है? वो तो कई तरीके मालूम नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत ईमानदारी से जवाब दिया, ये बड़प्पन आपकी है। मैं भी पहले क्या करता था, सूंघता था अब सूंघने से, अब किसी साबुन में गुलाब का सेंट पड़ा है, हमको गुलाब पसंद है तो मैं कहूंगा अच्छा है, आपको गुलाब नहीं पसंद है तो आप बोलोगे नहीं अच्छा है। तो उससे क्वालिटी, एक्चुअली साबुन की क्वालिटी ग्रेड उसमें होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड का साबुन होता है। मार्केट में लाइफबॉय, आपके नेपाल में मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे भारत में वो सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन है। यहाँ भी बहुत बिकते हैं। चलिए, हम भाई हैं, सोच बहुत ज्यादा मिलती है। वो ऐसे घटिया साबुन दुनिया में, भारत में नहीं है, वो थर्ड ग्रेड का साबुन है। अमेरिका में कुत्ते तक नहीं नहाते उससे, मतलब उसको इस्तेमाल कर लिया जाए परमानेंट तो स्किन से रिलेटेड कितने सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, कुत्ता नहीं नहाता उससे। लेकिन नेपाल में बहुत सारे सर, नेपाल के बाद हमारे भारत में सबसे ज्यादा बिकता है, वो सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन है। सेकंड नंबर पे आता है लक्स, वो ग्रेड सेकंड का साबुन है। जो ग्रेड फर्स्ट का साबुन है, देखो नॉर्मल आदमी कभी पूछने ही नहीं जाता डॉक्टर से या स्किन स्पेशलिस्ट से कि कौन सा साबुन हमारे स्किन के लिए अच्छा है, कभी नहीं। जब उसकी स्किन खराब हो जाती है, उसको स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज होता है, तब वो डॉक्टर के पास जाता है, तब उसको डॉक्टर लिखता है 300 रुपए वाला साबुन।
क्योंकि 300 रुपए से कम वाला साबुन स्किन पे लगाने लायक है ही नहीं। वो कीटो स्टार लिखता है, कीटोकिनाजोल के पास आप वो साबुन देखना, उसकी क्वालिटी, उसका साबुन का ग्रेड फर्स्ट मिलेगा। मार्केट में कोई भी फर्स्ट ग्रेड का साबुन आपको 250-300 रुपए से कम में नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ फर्स्ट ग्रेड का साबुन कितने का है? 75 रुपये सर। 75। आप चलिए मेडिकल स्टोर पे दिखाऊंगा मैं आप। हमारे यहाँ फूड सप्लीमेंट जो कैप्सूल वगैरह आपको दीदी ने बताया होगा, मार्केट में घटिया से घटिया सप्लीमेंट जो है मल्टी विटामिन डेली सप्लीमेंट, जो हमारे भोजन में कमी होती है उन कमियों को पूरा करता है। कोई भी मल्टी विटामिन डेली सप्लीमेंट्स जो है वो आपके नेपाल में 15 रुपए से कम का कैप्सूल नहीं मिलेगा। घटिया से घटिया हमारा वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है जो दुबई तक में चलता है, जहां की क्वालिटी स्टैंडर्ड डायरेक्ट यूएसए से कॉपी होती है। हमारे नेपाल में वो 5-5.5 रुपए ऐसे 5 रुपए कैप्सूल है। तो सर ये सब चीजें हैं। जब हम एक्चुअल में अंदर घुसेंगे तब हमको भी ये चैलेंज आया था शुरुआत में। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस दुनिया में पैसा बचा के कोई अमीर नहीं बना है। हमारे दादाजी बिना साबुन के नहाए, वो मिट्टी उट्टी से वो सारा पैसा बचा। हमारे पिताजी थोड़ा सा साबुन में पैसा खर्च किए, वो सस्ता साबुन नहाए। दादाजी पैदल थे, पिताजी हमारे 65 साल साइकिल पर रहे। मैंने थोड़ा महंगा साबुन इस्तेमाल किया। आज मैं 4-5 करोड़ रुपए की गाड़ी चलाता हूं। मैंने पलिटना बाइक से बिजनेस शुरू किया था। लगभग 16 लाख रुपए महीने की मेरी रेगुलर इनकम है यहाँ से अभी प्रेजेंट टाइम में। उसका सारा प्रूफ मैं आपको दूं। मेरी बात छोड़ो, ये भाई लोग आपके नेपाल के मिलेंगे, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, ये आपके सब लोकल के, ये दोनों भाई हमारे। कहाँ है घर सर? बर्दिया हो, पार्वती वार्ड नंबर 10, हाल बस नेपाल है ना सर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये एक्चुअली है क्या, अभी देखिए, जैसे आप सपोज करिए हम 5 लोग बैठे हैं, अगर हमको टीचर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? 25 साल स्टूडेंट बनना पड़ेगा। सही है कि गलत है? तो वैसे ही किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले सीखने की जरूरत पड़ती है हमारे। अच्छा, दुनिया का कोई भी काम तब शुरू कर पाते हैं हम जब उससे रिलेटेड हमारे पास नॉलेज होती है, ज्ञान होता है। हमारा बिजनेस ये है कि हमारा बिजनेस बिना इसके नॉलेज और ज्ञान के साथ हम शुरू कर देते हैं। दुनिया के किसी काम में जब पहले नॉलेज ले लेते हैं तब शुरुआत करते हैं। हमारे बिजनेस में पहले हम शुरुआत करते हैं तब नॉलेज लेने का प्रोसेस शुरू होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा पंगा आता है। तो आप, मुझे लगता है आप जैसे लोग अगर हमारे बिजनेस को, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप करो, लेकिन अगर आप इसको समझते हैं तो आप जैसे लोगों के माध्यम से बहुत हो सकता है आपको, आप भगवान ने सब कुछ दे रखा है, लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन आपके माध्यम से और बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे युवा आपके नेपाल के बहुत योग्य हैं, योग्यता होने के बावजूद आज उनके पास रोजगार नहीं है। आज वो अपने देश को, अपने परिवार को, अपने लोगों को छोड़ करके फॉरेन में कितना कितना कुर्बानी दे रहे हैं चंद पैसे के लिए। आज उनको यहां मौका आप दे सकते हो, उनकी लाइफ में कितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो सर। थोड़ा सा इसको देखो आप। अभी ये आने वाले टाइम की इंडस्ट्री है, अभी ये स्टार्टिंग फेज में है, इसीलिए अभी थोड़ा सा एक्सेप्टेंस कम है। लेकिन आज अगर हम शुरू करते हैं तो फ्यूचर के राजा हम होंगे। किसी भी काम को शुरुआत में जो लोग शुरू करते हैं वही फ्यूचर के राजा होते हैं। शुरुआत में थोड़ा चैलेंज होता है, लेकिन जो उस चैलेंज को झेलते हैं उन्हीं को ज्यादा क्रीम भी मिलती है। बाकी थोड़ा सा टाइम की कमी है, लम्हे में कुछ लोग मेरा वेट कर रहे हैं। हम लोग दोबारा से मिलेंगे, बातचीत किया जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप करो, थोड़ा सा डीपली स्टडी करो आप। देखो, किसी भी चीज को तब हम समझ पाते हैं ना जब उसके अंदर घुसते हैं। ऊपर ऊपर से कहते हैं ना, तैरना सीखना तो तालाब में कूदना पड़ता है। तो ऊपर ऊपर से बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती हमको। अच्छा, किसी के कहने से, किसी के सुनने से, एक्चुअली अब सही चीज तब समझ में आएगी जब सही व्यक्ति की सुनेंगे हम। हमारे भारत और नेपाल में हर आदमी ज्ञानी है, और अगर हर आदमी ज्ञानी होता तो हर आदमी प्रधानमंत्री और विनोद चौधरी होता। एक्चुअल ज्ञान जो लोग सफल हैं उन्हीं के पास है। अभी देखो, हमारे नेपाल के लोग हैं, वो कभी वार्ड सदस्य नहीं बने, लेकिन वो बताएंगे कि प्रधानमंत्री साला चूतिया है। उन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा है क्रिकेट का, लेकिन वो विराट कोहली को गाली देते हैं कि साले ने गलत शॉट खेल दिया। बिजनेस का भी बी नहीं जानते हैं वो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को बताएंगे कि वो पागल है। तो 95% जो आम लोग हैं उनकी सोच ऐसे ही है। उनका काम सिर्फ हर चीज में कमी ढूंढना है। अभी माफी चाहता हूं, मैं किसी का प्रचारक नहीं हूं। राहुल गांधी का एक इंटरव्यू हो रहा था, तो जो इंटरव्यूअर था, पत्रकार, उसने बोला कि आपको लोग पता नहीं क्या क्या बेवकूफ पागल लोग बोलते हैं, आपके नाम से बड़े सारे जोक बनते हैं। तो उसने कहा, दुनिया का सर
उसने कहा दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी वो है जो किसी व्यक्ति किसी वस्तु के बारे में बिना पूर्ण ज्ञान लिए टिप्पणी करे। कभी भी बुद्धिमान आदमी ना जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक किसी भी विषय पर बात नहीं करेगा। थोड़ा मुश्किल होता है ये कहना कि मुझे नहीं पता। जैसे आपने एक्सेप्ट किया कुछ चीजों को, ये बड़ी महानता आपकी है, ये बहुत बहुत हमारे भारत में तो लड़ाई हो जाती इतनी बात में। अगर मैं इस तरीके से, जैसे एज में भी काफी डिफरेंस हमारे आप में है, आप हमसे बहुत बड़े होंगे, जीवन का बहुत सारा तजुर्बा आपके पास होगा। अगर मैं भारत में होता इस तरह की बात कर लेता तो पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हमको। तो ये थोड़ा अच्छा मुझे पता है, मैं थोड़ा कुछ दिन से नेपाल में अपने काम कर रहा हूं तो मुझे पता है कि यहाँ के लोग बड़े विनम्र होते हैं और सोच बड़ी अच्छी है लोगों की, इसलिए मैं इस अंदाज में बातचीत कर रहा हूं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगेन हो सकता है सर आपको इस बिजनेस की जरूरत ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है इस बिजनेस के माध्यम से, पूरी कंट्री का भला हो सकता है। अभी जो मैं देख रहा हूं नेपाल के हालात, अभी कल मैं एक भाई के पास बैठा था, लगभग 40-50 करोड़ रुपए लगा करके बिजनेस कर रहे थे, बहुत सारे लॉस में हैं, डिप्रेशन में चले गए। आप नाम भी जानते होंगे, अभी वो जीप कंपास की और उसकी एजेंसी भी उन्हीं की थी, शोरूम भी उन्हीं का था, बहुत सारा एजेंसी उनके पास है ना। तो कितने सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आज परेशान हैं बेचारे, बिजनेस नहीं चल रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनको फ्री में इतना बड़ा मौका दे सकते हैं। बाकी एक रिक्वेस्ट है, बड़े भाई आप हमें रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, हमारा 8 तारीख को एक प्रोग्राम है। मुझे पता है कि समय सबके लिए कीमती होता है, आपके लिए तो और कीमती होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय निकालिए। अगेन हमारा समय हम कहीं भी लगाते हैं तो खुद की जिंदगी, परिवार की जिंदगी, अपने लोगों की और देश की हालत को बेहतर करने के लिए लगाते हैं। शायद वो 2.5 घंटा उस तरफ, वो हमारा सबसे कीमती 2.5 घंटा हो सकता है जो हमारे परिवार की, हमारे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो 8 तारीख को हमारा एक 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम है, 11:30 बजे स्टार्ट होगा नेपालगंज में सैटरडे पड़ रहा है। आप आइए, 2.5 घंटे का समय निकाल करके और एक करीब से इसको देखने का मौका मिलेगा। बाकी नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो हम लोग और इत्मीनान से बैठेंगे। ठीक है।